अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी फ्रॉम द इकोनॉमिक फ्रंट। ख़ास तौर पे फिस्कल साइड से हम देख रहे हैं कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ती जा रही है। रिसेंटली एफबीआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक रेवेन्यू कलेक्शन में रवा माली साल के पहले 3 माह के अंदर अगर आप जायज़ा लें तो 1.39 ट्रिलियन रुपीस की टैक्स कलेक्शन हुई, जो कि 38% ज़्यादा है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स देखें तो ओवरऑल अगर जायजा लिया जाए तो 18.186 बिलियन टू बी प्रिसाइज इजाफा देखा गया पिछले साल के मुकाबले में, और खास तौर पे टारगेट सेट किया गया था 1.21 ट्रिलियन का। सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, एफबीआर ने जिस तरह ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निज़ाम लेकर आए हैं और हम ग्रेजुअली देख रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन डायरेक्टली रिटेल आउटलेट से हो रही है। टैक्स कलेक्शन अगर आप बड़े रिटेल आउटलेट्स पे जाएं तो एफबीआर की स्लिप्स आपको नज़र आएंगी, बहुत ज़्यादा ये मुतारिफ कराई जा रही हैं। डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट हो रहा है, किसी भी सोर्स के ऊपर आपको नहीं ये मौका मिलेगा। अब जिस तरह निज़ाम मरबूत होता चला जा रहा है कि आप टैक्स को स्किप कर सकें, और यही नंबर्स हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं क्वार्टरली फिगर्स के अंदर सामने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज जब पाकिस्तान IMF के साथ निगोसिएशन कर रहा है, और आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ट्वीट भी अपनी स्क्रीन के ऊपर, दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग द एफबीआर और ख़ास तौर पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया भर के तमाम तर ममालिक में टैक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है, सेल्स टैक्स, और डायरेक्टली नेशनल किटी में चला जाता है। पाकिस्तान में पहली बार ये सिस्टम भी आ रहा है, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर वो अपने अखराजात इस तरीके से करते हैं कि उनको एक मखसूस अमाउंट ऑफ टैक्स अप्रॉक्सीमेटली देना होता है और वो नहीं देते, तो उनको भी इसके थ्रू पकड़ा जा सकेगा। सो टेक्नोलॉजी इज कमिंग, अकाउंटेबिलिटी इज कमिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इज कमिंग इनटू द सिस्टम। एफबीआर की ट्वीट अगर हम आपको दिखा सकें कि एफबीआर हैज recently announced कि उनके टैक्स कलेक्शन में जो इजाफा हुआ है, now you are looking at on your screen right now, this is an amazing achievement at a point of time कि जब आप ऑलरेडी पिछले साल आपको पता होगा कि जून के अंदर अक्सर एनालिस्ट ये कह रहे थे कि रवा माली साल में जो टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और वो पूरे नहीं हो पाएंगे, जबकि उनकी जो प्रेडिक्शन है वो गलत साबित होती है। पहले 3 माह में हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली FBR has exceeded the target by around 186 billion rupees. So फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि FBR में टैक्स कलेक्शन टारगेट्स को एक्सीड कर रही है, और देन व्हेन यू गोइंग इनटू द IMF प्रोग्राम और आप IMF से निगोसिएशन करना स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से, दिस विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल, बिकॉज बहुत सारे की इंडिकेटर्स हैं जो कि शौकत तरीन साहब को दिखाने पड़ेंगे वहाँ पे कि यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रंट पे डेवलपमेंट्स पॉजिटिव हैं, एंड यू शुड नॉट लिवाई द टफ एंड स्ट्रिंजेंट कंडीशंस टू रिलीज दिस नेक्स्ट ट्रांच ऑफ द IMF। हमारे साथ इन तमाम तरह इशूज़ पर डिस्कस करने के लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है। मैं अपने राइट से तारुफ करना चाहूँगा मिस्टर जुबैर तुफैल साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है FPCCI से, इनके ताल्लुक है बहुत ही माने और बहुत ही एक्सक्लूसिवली एनालिसिस करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बहुत ही अच्छी खरी राय रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू। देन वेलकम। देन वी हैव विद अस मिस्टर आमिर सिद्दीकी साहब, जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं, यासी से इनका ताल्लुक है। बहुत ज़्यादा खासतौर पर ट्रेड के इशूज़ को अगर आप देखें, इंटरनेशनल ट्रेड को, तो इनकी बहुत ही गहरी राय है उसके ऊपर। इनके ऊपर खासतौर पर इनसे जानेंगे कि जो फॉरेन ट्रेड है, रिमिटेंसेज हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इस फ्रंट पे पाकिस्तान की सूरत हाल कहाँ पे है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले जुबैर साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा, FBR के नंबर्स कदरे बेहतर आए हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जब 3 महीने पहले अक्रॉस द बोर्ड एनालिस्ट ये कंसिडर कर रहे थे कि बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि फ़र्स्ट क्वार्टर में FBR ने वाकई बहुत अच्छे कलेक्शंस की हैं, जो भी टारगेट थे एक्सीड किए हैं। उसमें 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि बहुत सारे पाकिस्तान के डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन की वजह से उनको सेल्स टैक्स की जो वहाँ से कलेक्शन है बहुत हाई है। मिसाल के तौर पे सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये तमाम सेक्टर जो हैं ऑलमोस्ट, ऑटोमोबाइल तो 100% पे चल रहा है, जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक चल रहे हैं। सीमेंट है, सीमेंट भी 90% पे चल रहा है, स्टील है, स्टील भी 90% पे चल रहा है, तो यहाँ से बहुत हैवी कलेक्शन है। उसके बाद एक सेकंड टियर ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, उसकी भी कलेक्शन बहुत अच्छी है। उसकी वजह ये कि वहाँ पे भी जो है प्रोडक्शंस बहुत अच्छी जा रही हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ कहाँ से इंक्रीज़ हो रहे हैं कि इंपोर्ट पे ऊपर। ठीक है, इंपोर्ट्स जो बाहर से हो रही हैं उसके अंदर
आपका एक तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ता चला जा रहा है, 170 रुपीज़ के करीब आ गया सही है, है। और बाहर से जो भी इंपोर्ट्स आ रही हैं उसकी वजह से भी जो है कलेक्शंस बहुत ज़्यादा But है। that's a concerning side. That is something that we should not appreciate. Is that correct? आप सही कह रहे हैं कि इतना फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तमाम चीज़ें कंट्रोल में आई थी और फिर दोबारा से अगर कंट्रोल से बाहर जाएंगी, इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है इंपोर्ट बहुत सारी जो Luxury कंज्यूमर items की गुड्स हैं, import पे। उससे आप कंज्यूमर कहें या जी, जी। लग्जरी कहें, उसके ऊपर 100% कैश मार्जिन लगाया। मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। जब आपकी सूरत हाल इंपोर्ट्स की जो है कंट्रोल से बाहर होती जाए तो सबसे पहले उस पर कंज्यूमर आइटम पे कैश मार्जिन लगता है, ठीक है। तो गो हुकूमत ने लगाया, सही किया। इसी तरह से इसके बाद एक और भी जगह है कि वहाँ भी किया जा सकता है कि जी। जो Quickly वहाँ पे भी बताइएगा। मार्जिन लगाया जा सकता है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ठीक है। देखिए ऑटोमोबाइल में तो ये है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो है सारे पैसे लोगों से लेके, और अब तो ये पोजीशन हो गई है कि इन्होंने 1 साल हुआ एडवांस लिया लोगों से। सही है। दुनिया में कारों जो ऑटोमोबाइल deliver नहीं है, की। दुनिया में ऑटोमोबाइल जो है वो 5% 10% डिपॉजिट पे मिलती है, बाकी इंस्टॉलमेंट पे होती है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर को जो है 100% कैश मिलता है। और अभी जो लेटेस्ट नंबर्स मेरे पास आए हैं, पता चला है कि एवरेज 10 से 12 महीने की डिले है, और ये तमाम ऑर्डर्स जो बुक हुए हैं इसके ऊपर अबाउट 25% कार मैन्युफैक्चरर्स ने एडवांस लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। सो दैट इज अनदर। इसी पॉइंट पे वापस आएंगे। मैं डॉक्टर साहब को शामिल करना चाहूँगा डिस्कशन में। ओवरऑल टैक्सेशन फ्रंट पे आप क्या समझते हैं कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रिफॉर्म्स भी आ रही हैं एफबीआर के अंदर, और उसके नंबर्स भी यू आर लुकिंग एट इन द क्वार्टरली नंबर्स, एंड थोड़ा एक्सटर्नल साइड पे अपना रिव्यू दीजिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले इसमें ये कहना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि अभी डिटेल डेटा तो नहीं आया है, ताकि हमें पता लग सके कि किस सेक्टर से पैसा आ रहा है। सही। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जैसे सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर यही होता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे कि ये अभी ज़ुबैर साहब ने बताया कि इंपोर्ट बहुत महंगी हो गई है, और फिर प्लस ये है कि हमारा जो डॉलर है वो भी नीचे गिर गया है, एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ज़ाहिर है कि एक उसका तो रीज़न है कि इसकी वजह से बढ़ेगी, लेकिन ये जो 38% का ग्रोथ है ये बहुत ज़्यादा होता है। सही। तो इसका मतलब है कि ज़ाहिर है कि कुछ करेक्शंस भी हुई हैं। अच्छा, दूसरी साइड पर मैं ये एक बता दूं आपको कि जिस मुल्क की इकॉनमी के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है कि इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि हमारी इंपोर्ट महंगी होती जा रही है, दुनिया भर में इंपोर्ट महंगी होती जा रही है। तो अब है इस तरह से कि भाई किसी की इंपोर्ट ज़ाहिर है किसी न किसी की एक्सपोर्ट होती है, तो अगर यह है कि उसका ट्रेड के अंदर शेयर दुनिया में ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है उसको भी फ़ायदा है। पाकिस्तान की अगर ये इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, जो वैल्यूज़ जो बढ़ी है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि वहाँ पर प्राइस इंटरनेशनली ज़्यादा है। वरना ये देखने में यही आया है कि जो पिछले साल का जो हमने नंबर्स देखे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वो नहीं बढ़ी है, बल्कि जो है जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ी है, जो कि यही चीज़ बता रही है कि इंटरनेशनली प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी बढ़ी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके अंदर भी अच्छी बात है ये इस तरह से कि हमारा जो है बिजनेसमैन वो कैपिटलाइज करना जानता है इंटरनेशनल मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा चीज़ें जो है अपनी सस्ती बेचना जो है शुरू कर देगा। सही है। अच्छा, अब है इसी तरह से कि क्योंकि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है इन टर्म्स एज अ शेयर ऑफ जीडीपी ये गिरता चला जा रहा है। ये दिस इज़ एक्चुअली पॉइंट ऑफ कंसर्न कि ये नहीं होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, जाहिर है क्या कहते हैं, पाकिस्तान का शेयर इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ एक्सपोर्ट विथ जीडीपी सही है, 10% से नीचे चला गया है ये। सही है। तो जाहिर है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये इस तरह से नीचे चला जाता रहेगा, आप सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी की बुनियाद के ऊपर जो है वो लोकल नहीं चल, कंजम्पशन को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, ये सिर्फ लोकल कंजम्पशन को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। और इस लोकल कंजम्पशन को अभी जैसे कि ज़ुबैर साहब ने भी बात की थी कि ये गाड़ियों की और ये दूसरी चीज़ों की, देखिए इसका एक और भी है। अगर आप टैक्सेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, लोग जो है क्या कहते हैं फिर इसी का फ़ायदा उठाते हैं, वो ओन मनी वगैरह जो कुछ कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसको जो है थोड़ा सा टैक्स के ऊपर इसको थोड़ी छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो टाइटन अप किया जा रहा है, उसका जो है मार्जिन उसको भी कम किया जा रहा है। तो फिर इसका फ़ायदा नुकसान ही होगा, क्योंकि जो एंड कंज्यूमर है एक्चुअली उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है। वो तो कहता है नहीं जनाब, मैंने तो इन्वेस्ट किए हुए थे 1 महीने के 1 साल के लिए पैसे, मुझे तो इसके ऊपर ओन की सूरत में रिटर्न चाहिए, जो कि जाहिर बात है कहीं जो है इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं होता है, लेकिन जाहिर बात है लोगों को देना तो लेकिन पड़ता है। अभी जो इकदाम लिए गए हैं वो आप ही का जो पॉइंट है उसी को देखते हुए लिए गए हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंजम्पटिव सोसाइटी बन रही थी। 500 अरब रुपए के लगभग ऑटो फाइनेंसिंग हो गई थी, तो उन्होंने दे हैव इंक्रीज सम ऑफ द कंडीशंस के एडवांस पेमेंट आप थोड़ी ज़्यादा करें इन टर्म्स ऑफ द मार्कअप। एक लिमिट लगा दी कि 30 लाख से ऊपर की आपको फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी, प्लस 7 साल से कम करके 5 साल के ऊपर लेकर आ गए टर्म्स ओवरऑल।
तो ये तो बेहतर इकदाम है ताकि थोड़ा सा कर्ब हो, बिकॉज बहुत सारी इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल्स आ रही थी हजारों की तादाद में, एंड दैट वाज अगेन अ बर्डन ऑन ट्रेड। मैं वो ठीक है, वो जाहिर बात है उन्होंने इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए किया है, लेकिन इसका जो एक दूसरा साइड इफेक्ट है कि जो कि लोग जो है क्या कहते हैं कि रेंट सीकिंग कर रहे होंगे, उसको भी कंट्रोल करना फिर जरूरी है। रेंट ऐसा सीकिंग ना तो हो कि कंट्रोल जी- करनी जी, चाहिए। ये इसका मेजर नहीं लिया गया, मेरा ख्याल है कि इसको भी करना जरूरी है। ठीक है, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, आपसे जुबैर साहब बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, हम जुलाई में जब थे तो वी वर पीकिंग आउट इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ द रेमिटेंसेस, और जुलाई के बाद जब इकोनॉमी बहुत फुल फ्लेज ग्रो हुई तो हमने देखा कि एक करेक्टिव वेव आई है इकोनॉमी के अंदर, लीडिंग अप टू द सितंबर, जहां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करेक्टिव मेजर्स लिए, 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए, और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और इंपोर्ट्स को कर्ब करने के लिए एंड लोकल कंजम्पशन को थोड़ा सा चेक में रखने के लिए इकदाम लिए। क्या ये करेक्टिव मेजर्स काफ़ी हैं, नंबर वन? सेकेंडली, यहाँ से क्या हम दोबारा बुल साइकिल में दोबारा रिवर्स होंगे? इज इट अ गुड टाइम कि हमने ये मेजर्स ले लिए? मैं समझता हूँ कि जो भी मेजर्स लिए गए ठीक हैं, और कहीं ना हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हम एकदम से क्या करना चाहिए कि सोसाइटी जो है ना पैसे खर्च करने के लिए तेज़ी से जा रही है। कर्जा लेके भी, अगर उसके पास पैसे नहीं भी हैं तो कर्जा लेके भी जो है गाड़ी खरीद लेगा, ये खरीद लेगा। ये ट्रेंड कम होना चाहिए। सही। और लोगों को ना विद इन मीन्स रहना चाहिए। अगर स्टेट बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए तो एक साल के बाद अगर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ गए तो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। ये हालात के मुताबिक उन्होंने किया, इसमें कोई बुराई नहीं है। और भी जगह चेक करना चाहिए जहाँ जहाँ आपके अभी भी गैर ज़रूरी अखराजात हो रहे हैं। एक तो ये कि अभी जैसे हमारा इतना ज़्यादा पेट्रोलियम का बिल है, इसको कैसे चेक किया जा सकता है? इसका एक ही तरीका है कि आप मुल्क में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को एनकरेज करें, ईवी की पॉलिसी बहुत ज़्यादा, इसको तेज़ी से फैलाएं। आपका पेट्रोल बिल कम होगा। पेट्रोल बिल बढ़ते बढ़ते देखिए, आज पेट्रोल की कीमत है दुनिया में तकरीबन $80। $80, ठीक है, $80। अभी कोविड पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। सही। जिस दिन कोविड और कंट्रोल में आ गया तो मैं एस्टिमेट करता हूँ कि इसी साल में पेट्रोल की कीमत $90 से ज़्यादा होगी। ठीक है। और हुकूमत को मेरा ये कहना है कि हुकूमत जो है सारा बोझ आवाम पे ट्रांसफ़र नहीं करे। सही है। अभी पिछले 15 दिन पहले भी 5 रुपये लीटर बढ़ाया था, आज भी 4 रुपये कुछ पैसे लीटर बढ़ाया है। मैं मानता हूँ कि हुकूमत की मजबूरियाँ हैं कि भाई इंटरनेशनली पेट्रोल क्रूड ऑयल महंगा हो गया, वो मजबूर हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी एक और चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि आप पेट्रोलियम लेवी कम करें, सही, आप सेल्स टैक्स कम करें और वहाँ से लोगों को रिलीफ दें। ठीक है, आपकी परचेज प्राइस इंक्रीज हो गई है, लेकिन आप पेट्रोलियम लेवी तो आपकी नहीं डिक्रीज हो रही है, वो तो बढ़ती जा रही है। उसको कम करें और कुछ सेल टैक्स को कम करें ताकि पब्लिक के ऊपर इसका बोझ कम पड़े। पब्लिक का मसला ये हमारी सोसाइटी में जब आप लो इनकम और मिडिल इनकम को लेंगे, जो ये लोग हैं ये 9-10 रुपए लीटर एक महीने में बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। उनकी इनकम तो बढ़ी नहीं। या तो एक आप बता दें कि कॉमन मैन की इनकम बढ़ गई है, पर कैपिटा इनकम वो बढ़ गई है, उधर बिजली का रेट बढ़ने जा रहा है, गैस बढ़ रही है, हर तरफ से एक ऐसा विशेष सर्कल चल रहा है कि जो भी लोग मिडिल इनकम तक भी हैं उनके लिए भी रहना मुश्किल हो गया। बहुत ही की पॉइंट आपने हाईलाइट किया। द क्वेश्चन नाउ इज कि अब आप जब IMF के साथ निगोशिएट कर रहे हैं और वो फिस्कल साइड आपकी देखेंगे, पेट्रोलियम लेवी अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो अभी भी कम है कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम फ्रेम, और हम ही देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस भी लाइक 10 to 15% टू द पीक है, मतलब यहाँ से 10 से 15% और बढ़ेंगी एंड देन देयर इज अ डिक्लाइन। सो इट्स अ वेरी इंसाइटफुल कमेंट कि कोल प्राइसेस भी ऑल टाइम हाई हैं, दे वोंट बी एबल टू सस्टेन। विंटर स्टार्ट होता है तो पीक आउट होंगी बिकॉज वो विंटर की एंटिसिपेशन में। सो डू यू एक्सपेक्ट कि यहाँ से ये चीजें गिरना शुरू होती हैं तो वी आर इन अ गुड पोजीशन राइट नाउ कि इकोनॉमी में एक बार दोबारा एडजस्टमेंट के बाद ग्रोथ शुरू हो? देखिए, मैं अर्ज करूँ कि आइंदा 3 महीने में जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटीज़ है इनकी प्राइस कम नहीं होगी। सही। अच्छा, इस तमाम चीज़ के साथ साथ जो तमाम कारोबार हर्ट हो रहे हैं वो शिपिंग इंडस्ट्री की वजह से हर्ट हो रहे हैं। सही। शिपिंग इंडस्ट्री चाहे कंटेनर हो या बल्क कैरियर हो, क्योंकि जिसमें आपके कोल वगैरह आते हैं, बल्क शिप होते हैं। एक तो बल्क कोल की प्राइस बढ़ के $200 पे पहुंच गई।
उसके बाद किराए बढ़ने शुरू हो गए। कंटेनर्स के किराए जो हैं 300% बढ़ चुके हैं। ठीक है। जो कंटेनर आपको आज से पहले तकरीबन $2,000-2,500 का मिलता था, वो आज $6,000 से $7,000 का हो गया। सही। $6,000 से $7,000। इसी तरह इंपोर्ट के कंटेनर्स जो हैं चाइना से, जो पहले $3,000 में आते थे, वो $9,000 में आ रहे हैं। तो कंटेनर शिपिंग की वजह से, उनके फ्रेट की वजह से भी जो है दुनिया में बहुत बड़ी महंगाई फैली हुई है। और इसका अभी कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये आइंदा सही है 3 या 6 महीने में भी ठीक है। फ्रेट में कमी नज़र नहीं आ रही। ये 6 महीने लोग, ये एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो करंट फ्रेट रेट्स हैं ये जून 22 तक ऐसे ही रहेंगे। सही। तो द क्वेश्चन इज कि ये तो एग्जॉजिनस शॉक हैं जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को बराहे रास्त एक साथ ही लग रहे हैं। सही। एंड इट्स अ बिजनेस रिस्क फॉर द बिजनेसमैन। राइट। गवर्नमेंट यहाँ पे जितने इकदाम उठा सकती थी बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, डिस्काउंट रेट काफी नीचे रखा, काफी अरसे तक रखा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मार्केट वाज ऑलरेडी प्राइसिंग इन। अभी भी मार्केट ने प्राइस इन किया हुआ है सेकेंडरी मार्केट में अनदर 25 बेसिस पॉइंट टू 50 बेसिस पॉइंट्स। तो ये गवर्नमेंट ने तो इकदाम नहीं है। खासतौर पे टैक्सेशन के अमूर से हमारे साथ जिशान मर्चेंट मौजूद हैं, जरा उनकी राय भी लेते हैं। बहुत ही इलीट एक्सपर्ट हम कहते हैं उनको टैक्सेशन अमूर के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया जिशान साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू वेरी मच। जिशान साहब, ये जो हालिया एफबीआर के रेवेन्यूज में ग्रोथ आई है प्लस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का जो मुतारिफ कराया गया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो टारगेट सरपास किया है पाकिस्तान में इस क्वार्टर का, ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे को देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर यही ट्रेंड रहा तो इसके हिसाब से जो हमारा एनुअल टारगेट है वो तो हम अचीव कर लेंगे। लेकिन इसके पीछे ये देखना जरूरी है कि ये किस सोर्सेज से हमने कलेक्ट किया है। अब आप ये देख रहे हैं कि डॉलर कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा और आपकी इंपोर्ट्स भी जो है इस क्वार्टर में बड़ी ठीक ठाक बढ़ गई है। तो ये जो मेजर टैक्स कलेक्शन जो जिसने हमारे टारगेट को, क्वार्टर के टारगेट ना सिर्फ अचीव किया बल्कि सरपास किया, उसमें इंपोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। और इंपोर्ट के रोल में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कौन सी कमोडिटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होती है। तो जैसे कि आपका इंपोर्ट मिक्स मेजॉरिटी जो है वो ऑयल पे है और ऑयल की प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेटिंग कर रही है। तो आपका सेल्स टैक्स, आपका इनकम टैक्स, आपकी कस्टम ड्यूटी, ये सब में एक तो डॉलर वैल्यू में बढ़ना है और उसके साथ साथ जो पीकेआर डॉलर की कन्वर्जन है उसमें बढ़ना है। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ी हेल्प मिली है इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और उसकी वजह से ये टारगेट्स हम देख रहे हैं अचीव हो रहे हैं। यकीनन इंपोर्ट जो मशीनरी की हुई है टॉप फाइनेंसिंग की बेसिस पे, उसने भी अपना कहीं ना कहीं पार्ट इसमें प्ले किया है। लेकिन मेजॉरिटी यही है कि आपको जो डॉलर पैरिटी जो है उसकी बेसिस पे जो भी आपकी इंपोर्ट्स बढ़ी है तो उससे आपको एक मेजर जंप मिल गया। जहां तक आप बात करते हैं ट्रैक एंड ट्रेस की, तो ये ट्रैक एंड ट्रेस स्टार्ट तो अब हो गया है, लेकिन इसके नतायज हमें अगले 4 से 6 महीने में नजर आने लगेंगे कि क्या इसमें कोई परेशानियां जो पहले जो रेवेन्यूज थे और अब जो रेवेन्यूज आएंगे उसमें फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यह देखते हैं पीओएस की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो पीओएस से लोगों की जो एनुअल सेल्स है वो जो है उसमें हम समझते हैं कि खासा खा इजाफा होने का एक नजर आता है, डॉक्यूमेंटेशन भी होगी। तो जैसे जैसे ये चीजें इम्प्लीमेंट होती चली जाएंगी उस हिसाब से जो है ये आपको बेहतरी नजर आएगी। और जहां तक मैं समझता हूं जो इस साल का टारगेट है, अगर जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन नजर आ रही है अगर वो उसी तरीके से रही तो हमारे पास से टारगेट तो आसानी अपना अचीव कर लेंगे। ठीक है जिशान साहब, ये अगेन बहुत ही इंसाइटफुल कमेंट आपने दिया, बिकॉज अब से कुछ 4 महीने पहले तमाम तरह एक्सपर्ट पाकिस्तान में यही कह रहे थे दीज आर वेरी एम्बिशियस टैक्स कलेक्शन टारगेट्स, व्हाइल एफबीआर वाज सेइंग यस वी कैन डू दैट। खासतौर पे पॉइंट ऑफ सेल्स पे बताइएगा, अभी बहुत ही कम पॉपुलेशन का सेगमेंट है या रिटेलर्स का सेगमेंट है जहां पे ये लगा है। हम कुछ शहरों में 2-3 बार मेरा इत्तेफाक हुआ है देखने का, बट अगर आप उस प्रोसेस को देखें और अगर ये रेप्लिकेट कर सकें थ्रू आउट द बिग सिटीज, वोंट दैट बी अ गेम चेंजर फॉर टैक्स कलेक्शन? देखिए, you need to see it from 2 perspectives. One, you need to disseminate the awareness. आपने अवेयरनेस तो क्रिएट की ही नहीं है ना कि किसको पीएस में लगाना है, किसको और किसको नहीं लगाना। Unless you don't create awareness, POS will be resisted as being resisted by the traders in front of FBR. Now the challenge is कि जब POS लगेगा तो यकीनन लोगों की सेल्स में फर्क आना नजर आ जाएगा।
तो कल ही मैं लास्ट टैक्स पेयर ऑफिस में हम इस पे मीटिंग में थे और मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया है कि यू डोंट गो बैक, यू लुक फॉरवर्ड, यू बी प्रोएक्टिव एंड प्रोग्रेसिव। आपको अगर लोगों को ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करानी है, चाहे ये हो चाहे ट्रैक एंड ट्रेस हो, तो आपको आगे देखना पड़ेगा, आपको पीछे को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर कोई डेफिनेट कंसीलमेंट है तो फिर आप उसके पीछे जाइए, अदरवाइज मेरा ये बड़ा हम्बल सजेशन होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप लोगों का डर और खौफ खत्म कीजिए। और डर और खौफ खत्म करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उनको ये कहिए कि हम आपकी पिछली ट्रांजैक्शंस को नहीं देखेंगे। आप आज से अगर प्रॉपर टैक्सेशन में आते हैं तो हम आपको वेलकम भी करेंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो इससे जो है ना एक रिपल इफेक्ट स्टार्ट होगा कि जब टैक्स पेयर को कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस भी नहीं होगी। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ पीओएस के लिए पीओएस लगाने वाले को प्रॉब्लम क्या हो रही है इस वक्त। एक, उसको 8B से एक्सक्लूड होना चाहिए, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुद ब खुद करना चाहिए, नहीं हो रहा। फिर दूसरा वो कि जो इनका सिस्टम है सेल्स टैक्स रिटर्न में, उसमें एक एक इनवॉइस को बार बार खुद टिक करके अपलोड करना पड़ रहा है। तो अगर किसी की 5000 इनवॉइस है एक महीने की, तो उसको तो आपने उसका वर्कलोड बहुत बढ़ा दिया। तो जो इस टाइप की चीजें हैं, जब तक आप उनको सही नहीं करेंगे, जब तक ईज नहीं क्रिएट की जाएगी टैक्स पेयर्स के लिए, आई एम श्योर रेजिस्टेंस भी रहेगी और इसका कोई खातिर खास फायदा भी नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि एफबीआर को इस वक्त एक ऐसा रोल प्ले करना चाहिए, एक वो स्टेक होल्डर्स को अपने साथ ले है, ऑन बोर्डिंग ले, सही है, वो को अपने साथ ले, तब जाके ये चीजें सक्सेसफुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई गॉट योर पॉइंट जिशान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। वेरी गुड पॉइंट्स हाईलाइटेड बाय जिशान। डॉक्टर साहब आपसे थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहूँगा। देखिए पीओएस सिस्टम में बहुत सारे रिटेलर्स ग्रेजुअली आ रहे हैं, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे रिटेलर्स, अगर आप अंजुमन ताजरान से बात करें तो 50 लाख रिटेलर्स हैं, उसका आधा फीसद भी अभी टैक्स फाइल नहीं करते, नहीं आते वहाँ। और मतलब ये तो ऐसा कल्चरल इशू हमारे साथ रहेगा। पीओएस सिस्टम तो आई थिंक इट्स अ नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप टू लेट देम फाइल द टैक्सेशन एज वेल। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स ऑन इंस्टीट्यूशनल फ्रंट्स जो कि स्ट्रक्चर चेंज कर रही हैं आपके फिजिकल साइड का? जी, मैं इसमें थोड़ा सा ये जाहिर है कि देखें इकॉनमी होती क्या है, इकॉनमी तो रियल तो वही है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं और जो आपकी सर्विसेज हैं यहाँ पर। तो अब ये है कि अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो ये कौन बढ़ाएगा? जाहिर है कि जो ट्रेडर्स हैं वही बढ़ाएंगे ना, गवर्नमेंट तो नहीं बढ़ा सकती उसके ऊपर, वो सिर्फ एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे सकती है, फैसिलिटेट कर सकती है। तो उसमें यह है कि उनको फैसिलिटेट भी करना होगा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, और ये जो है जिसको हम कहते हैं स्टिक और कैरेट, दोनों की चीज़ों को लेकर चलना होगा। क्योंकि जाहिर है कि देखिए टैक्स कोई खुशी से नहीं देता, ना मैं देता हूँ ना कोई और देता होगा, ज़ाहिर है कोई खुशी से नहीं देता है, लेकिन गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है कि ले रही हो तो उसको चाहे तो उसको इंसेंटिव्स वगैरह भी इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि लोग जो है वो टैक्स के अंदर जो है वो आ सके। मतलब मैं एक बताऊँ आपको कि जिस ज़माने में कराची के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बदअमनी थी और कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा भत्ताखोरी वगैरह भी थी, तो वो भत्ता तो लेते लेकिन साथ साथ फिर वो इंश्योर करते थे कि जैसे जुबैर साहब कहेंगे कि वहाँ कोई टैक्स कलेक्ट करने नहीं आएगा, आपसे कोई कुछ करने नहीं आएगा। तो ज़ाहिर बात है इस तरह की चीज़ें भी हैं जो कि देखनी पड़ेंगी, और ये एक अच्छा स्टेप है। देखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, लोग उस सिस्टम को ज़्यादा समझ सकते हैं, तो वहाँ पर तो ये बड़े आराम से चल जाएगा और लोग उसको जल्दी कर भी लेंगे शायद। लेकिन ज़ाहिर है कि जो छोटे शहर हैं या जो छोटी मार्केट्स वगैरह, वहाँ पर जो है ये सिस्टम इतनी आसानी से नहीं चल पड़ेगा। हमें टैक्स बेस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कराची के अंदर उठाया, जोड़िया बाज़ार के ऊपर ही सारा जोर आपने लगा दिया, तो ज़ाहिर बात है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। आपको पूरे मुल्क में एक साथ ही जो है क्या कहते हैं ये इसको जो है ये सही तरह से करना पड़ेगा। और दूसरा एक चीज़ और भी है, मैं थोड़ा सा अभी जैसे बात हो रही थी कि अभी जुबैर साहब ने कहा था इसके ऊपर कि हमें मतलब ज़ाहिर है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलानी चाहिए, बिल्कुल वेल एंड गुड, लेकिन ये कि बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सरमन से तो नहीं हो सकती हैं, गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज़ ऐसी लानी पड़ेंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो ज़ाहिर बात है गरीब सा आदमी, मैं तो पास ज़्यादा बाहर नहीं घूमता हूँ, सर आप तो बहुत बाहर घूमते होंगे, तो इसमें देखा होगा आपने कि जो लोग वहाँ पर उन्होंने किस तरह से कंट्रोल किया। वहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स इतने ज़्यादा लोग कंड्यूसिव नहीं है जितना ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देखिए कंट्रोल वहीं से ही होगा, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया। अब आप खुद देख लें कि 70 आदमी की एक बस है,
उसमें कितना लगेगा, 70 लोग बैठने को, 70 कारें पीछे अलग आ रही होंगी और उसके अलावा फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा अलग है। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, हम गाड़ियाँ यकीनन बनाएं, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये जोर देने की ज़रूरत है कि हमारी जितनी गाड़ियाँ बन रही सिर्फ इस मुल्क में ही इस्तेमाल हो रही हैं। एक्सपोर्ट का कल्चर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपोर्ट की आई थिंक जो नई पॉलिसी ऑटो पॉलिसी आ रही है उसमें एक्सपोर्ट का एक टाइम फ्रेम दिया उन्होंने, पहले तो इंपोर्ट, फिर लोकल असेंबलिंग, फिर उसके बाद फेज वाइज मैनर में एक्सपोर्ट। बट ये अभी 3-4 साल की बात है इसमें। मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर कि ये तकरीबन 2007 और 2008 की बात है उसके ऊपर कि ये मोटरसाइकिल की एक्सपोर्ट अचानक पाकिस्तान की ज़्यादा बढ़ी, तो उसको इंसेंटिवाइज किया था कि $50 इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपीस के अंदर जो है उसको उनको सब्सिडी जो है वो दी गई थी। और वो जाहिर है कि हमारी जो जा रही थी वो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और उसमें, लेकिन अब तो खैर बांग्लादेश खुद बना रहा है वो अपनी जो है क्या कहते हैं रक्षा वगैरह। एक्सपोर्ट्स के अंदर जो इकदाम उठाए गए हैं अगर आप पॉलिसीज देखें तो अगले 3-4 साल में इट्स अ फेज वाइज, पहले तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, देन सेकेंडली लोकल असेंबलिंग एंड देन उसके बाद आप एक्सपोर्ट की तरफ। सेम इज द केस विद मोबाइल असेंबलिंग। मोबाइल असेंबलिंग पे काफ़ी एक तो पॉलिसी आई जी, प्लस उसके बाद फिर उसकी एक्सपोर्ट्स के लिए अब राम की उसकी एक्सपोर्ट फौरन शुरू होगी ना। जी उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ इसी तरह से वो भी हो के। हाँ ऑब्वियसली, बट ऑटोमोबाइल एंड मोबाइल में फ़र्क है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सर जुबैर साहब मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो POS सिस्टम है, लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 60-70% रिटेलर्स तक ये मुतारिफ करा दिए जाए और उनको किसी भी तरीके से थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स इम्प्लीमेंट करा दी जाए, इज देयर अ पॉसिबिलिटी टू डबल द टैक्स रेवेन्यू? पॉइंट ऑफ सेल्स का जो है मेरा अभी 1-2 रेवेन्यू बोर्ड्स के चेयरमैन से बात हुई। जी बताइए। और उसके साथ स्टेक होल्डर भी थे, तो वो स्टेक होल्डर ये कहता है कि आप इसका रेट ऑफ टैक्स जो है कम कर दें, हम POS में आने को तैयार हैं, आप उसमें ये कर दें कि इसे सिंगल डिजिट में ले आएँ। करंटली गालिबन जो प्रोविंशियल टैक्स है वो 13 या 14% है, पंजाब में 14 है, यहाँ 13 है। तो स्टेक होल्डर कहता है जी आप वो तो कहते हैं 7 कर दें, लेकिन 7 के बाद उनके मुंह से निकला अच्छा सिंगल डिजिट कर दें। सही है। तो अगर वो 9% में भी कहते हैं और साथ में वो ये कहते हैं कि हम इनपुट टैक्स नहीं लेंगे, सही है। अगर वो इनपुट टैक्स ना लें और सिंगल डिजिट टैक्स हो जाए तो अच्छी बात है, हुकूमत का टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी। सही है। हुकूमत की टैक्स कलेक्शन इससे ज़्यादा होगी। मेरा भी हुकूमत से यही कहना है कि जो सर्विसेज पे जो टैक्स है इसको सिंगल डिजिट में लाएँ, POS के ज़रिए लाएँ और उनका रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट भी जो जहाँ लगाना चाहती है POS वहाँ लगने चाहिए। ख़ास तौर पे ये शुरू करें बड़े शहरों से, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद, इस तरह के जो बड़े शहर इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पे आप लगाएं और शुरू करें बड़ी मार्केट से। बड़ी उनको इंसेंटिव दें कि भाई अच्छा ठीक है आपका फेडरल टैक्स जो है 17% का है, अगर आप POS लगाते हैं हम आपको इसमें इतने % टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है। तो वो एक चीज़ होगी जो उनको अट्रैक्ट करेगी टैक्स में लाने के लिए। टैक्स में लाने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को ना अट्रैक्ट करना होगा और टैक्स की चोरी रोकनी होगी। There are 2 questions to that. Number one, will IMF agree to that? Because in the middle of it, you are proposing another measure. Yes. Is there a study जो कि की गई हो इंडस्ट्रियलिस्ट की जानिब से, चैम्बर की तरफ से, कि अगर आप इतने करते हैं, इतने होते हैं तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये रेवेन्यू में इजाफा हो? Is there a concrete evidence for that? देखिए मेरे पास कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट स्टडी तो नहीं है, और प्लस हमारी टीम अभी जैसे IMF के पास जा रही है अक्टूबर के महीने में, तो मुझे नहीं पता कि ये लोग इस बात पे उनको मनवा सकेंगे कि जो नया आइडिया है और या वो मान जाएंगे, ये भी नहीं है। तो लिहाजा ये तो कोशिश करने की बात है, लेकिन लॉन्ग रन जो है, लॉन्ग रन FBR को ये देखना चाहिए कि POS के ज़रिए उनकी टैक्सेशन कलेक्शन जो है बेहतर हो जाएगी, इसी को इम्प्लीमेंट कराया जाए। अब दुकानदार जो है, ये शॉपकीपर जो है, वो इस पर इतना अभी तक इंक्लाइंड नहीं है, लेकिन आप उन्हें कोई इंसेंटिव दें, किसी तरह का इंसेंटिव दें, यार एक सेल्स टैक्स का रेट कम या सेल्स टैक्स ना सही, इनकम टैक्स कि जिसके पास POS लगा हुआ है उसका रेट ऑफ इनकम टैक्स में कुछ इतने % जो है वो लेस होगा। सही है। ये जब तक आप किसी को लालच नहीं देंगे, लालच के बगैर ये काम नहीं चलेगा। इंसेंटिवाइजेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, इसके साथ साथ हमें ये भी बताइएगा कि जो टैक्स फाइलिंग की जो डेट्स अभी बढ़ाई गई हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिकॉर्ड टैक्स फाइलिंग होगी इस साल पाकिस्तान के अंदर, उससे पहले FBR ने और गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिंजेंट मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं कि अगर आप टैक्स फाइल नहीं करते तो आपको अच्छी खासी पेनल्टी लग सकती है, हर दिन के हिसाब से
प्लस उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी आपके कनेक्शन मुनक़ता होना, गैस कनेक्शन मुनक़ता होना, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, दैट इज टू से, इज इट गुड? मेरा ख्याल है ये जो है एक खौफ पैदा करने के लिए, ना तो हुकूमत किसी का बिजली का बिल काट सकती है, ना बिजली का कनेक्शन काट सकती है। बिजली के कनेक्शन से तो उनके पैसे आ रहे होते हैं, सही, तो नो कोई किसी का बट बिजली इजंट इट अ गुड मेजर्स कि इससे इंसेंटिवाइज करें कि भाई अगर आप टैक्स नहीं फाइल करेंगे तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज दैट यू मे हैव टू बेयर। मैं आपसे अर्ज़ करूँ उसमें ज़रूर खौफ पैदा करना चाहिए। जैसे रिटर्न्स का था तो हुकूमत ने कहा कि 30 सितंबर से तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, और अच्छा किया कि वो आखिरी तारीख तक यही कहते रहे ताकि लोग टैक्स की रिटर्न जमा कराते रहें, और बाद में उन्होंने 15 दिन बढ़ा दिया, वो भी सही किया। ये हिस्टोरिकली एफपीआर में ऐसा ही होता है, बल्कि वो एक दफ़ा नहीं, 2-2, 3-3 दफ़ा डेट्स बढ़ाते रहते हैं। और इसमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग जो है ना खुशी से आके टैक्स जमा कराएं और टाइम से जमा कराएं। ऐसा जुबैर साहब क्या करें कि लोग खुशी से टैक्स जमा कराएं? दुनिया में कहीं भी खुशी से टैक्स नहीं जमा कराएं। डॉक्टर साहब तो उसका तरीका ये है ना, जो रिटर्न दाखिल नहीं करता, एक काम कर देना, जी, या जो रिटर्न दाखिल नहीं करता या एनटीआर नहीं लेता, उसको बाहर, मुल्क से बाहर जाने पे पाबंदी लगा दें। और ये भी स्ट्रिंजेंट मेजर है भाई। हाँ, कोई बात, लेकिन वो कम अज कम देखिए, अब आपसे सवाल आएगा कि यार मजदूर जा रहा है, वो कहाँ से लाएगा? तो मजदूर को कम से कम ये सिखा दें कि यार एक सादा सा फॉर्म भरो, सही, जीरो फाइल करके और वो साथ में रखो, जब बाहर जा रहे हो तो एयरपोर्ट पे दिखा दो। सही है इस तरह। लेकिन असल में ये पकड़ना मजदूरों के लिए नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो लोग जो बड़े शहरों में हैं, जो लोग जिनकी आमदनियां ज्यादा है, जैसे, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि आपको टैक्स का नेट बढ़ाना होगा। जब तक नेट नहीं बढ़ेगा कुछ नहीं होगा। अभी भी आपको पता है कि ये 30 लाख रिटर्न्स जो दाखिल हुए हैं, इनमें बहुत सारे, सुनिए, इस 30 लाख में से मेरा रफ अंदाजा है 1/3 रिटर्न जो है उसमें नील इनकम है। लिखा है कि मेरी आमदनी 4 लाख रुपए से कम है, एक पाई टैक्स नहीं दिया, एक भाई। हमारे लोगों को पता नहीं, उनका दिल नहीं चाहता टैक्स देने के लिए। हाँ, सख्ती करेंगे तो फिर देंगे। ठीक है, तो यू अग्री टू दैट फैक्ट कि यहाँ पे आपको स्ट्रिंजेंट मेजर्स लाने पड़ेंगे, जो टैक्स देते हैं उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, और जो नहीं देते उनको डिसइंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। साथ सख्ती करें, लेकिन बहुत ज्यादा सख्ती ये ना करें कि बंद कर देंगे, बंद नहीं करना, वो तो लास्ट मेजर है। हाँ, उसको नहीं, उसको मजबूर करें कि आप टैक्स रिटर्न्स दाखिल करें। अच्छा, और बंद वाली बात से कनेक्ट करते हैं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, बिकॉज सारा डेटा बहुत अच्छी के पास है। कि सारे बड़े लोग जो कि जिनकी आपकी एक्सपेंडिचर आ रहे हैं करोड़ों के अंदर और टैक्स फाइलर नहीं है, उनके लिए जो मेजर्स लाए हैं, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? इसमें देखें, ये जैसे मैं सैलरीड एक क्लास से मेरा ताल्लुक़ है, हम भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो हमें तो सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, क्योंकि जाहिर बात है हमारा एट सोर्स कट जाता है वहाँ पर, बाकी लोगों का और सबका यही तकरीबन सूरत हाल है। अच्छा, ये है कि जहाँ पर सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, सब कुछ है, ज़ाहिर है कि वो हो जाता है, और हम सारी अपनी जो जहाँ हमने एडवांस इनकम टैक्स दिया था और उस सब के साथ जो है वो एडजस्टमेंट भी हो जाती है। अब इसमें मसला ये आ जाता है, सारा वो लोग जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एक्चुअली वो जो है क्या कहते हैं नहीं भर रहे होते हैं, वो लोग जो है नहीं कर रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए ज़ोर तो इस बात पे देना चाहिए कि जो टैक्स नहीं दे रहा है उसको टैक्स नेट में लाया जाए। मतलब टैक्स का टारगेट पूरा करने के लिए ये नहीं होना चाहिए कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है आपने उसी से ही करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि डेटा आपके पास मौजूद है तो बिजली का बिल भी उसके ऊपर आप उसी से ही लेंगे, सब कुछ करेंगे, ये जाहिर है कि ये नहीं होना चाहिए। जी, उनके बिजली का डेटा तो उनका भी मौजूद है जो बिल्कुल फाइल नहीं करते। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए इसमें बता दूँ आपको कि ये जो टैक्स ऑफिशियल्स, इनको भी कुछ काम करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि जो पुराना डेटा मौजूद है सिर्फ उसी के बेस के ऊपर सब कुछ किए जा रहे हैं, उनको फील्ड में निकलना होगा, उनको लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आना होगा। बाय द वे, ये जो आपकी सजेशन है, इसके बरक्स जो डेटा भी मौजूद है वो अप टू द मिनट अपडेटेड है बाय द वे। सही बात, तो वो पुराना डेटा नहीं है, वो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, बिजली का, गैस का, क्रेडिट कार्ड की बिलिंग्स का, बैंक अकाउंट की डिटेल्स का, और अब जामे तौर के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हैं उस डेटा को। तो फील्ड में निकलने की जरूरत नहीं है वो कि आप आया टैक्स देते नहीं देते। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ये बिल्कुल सही। मैं जैसे एक बात कह रहा हूँ ना यहाँ पर कि कराची के अंदर बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारी मार्केट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूँ कि मलीर के अंदर एक मार्केट है जो कि बड़ी मार्केट है, वहाँ मेरा नहीं ख्याल है कोई टैक्स कोई देता होगा, लेकिन ये कि बिजली के बिल तो ज़ाहिर है आते हैं ना, वो कमर्शियल रेट के ऊपर चार्ज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ तो पहुँचना पड़ेगा ना उसको। जी, उसको तो जाहिर बात है क्या कहते हैं उसको खंगालना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ वहाँ पर, तो जाहिर बात है कि उनको तो जो है वो करना पड़ेगा। और है यही कि इसके ऊपर कि टैक्स मशीनरी जो कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अपना टाइम जो है वो सही से लगाना पड़ेगा। हम
नो डाउट कि आपकी बहुत एफिशिएंट हो जाती है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, लेकिन बहरहाल कि जैसे कि जॉन मायनार्ड केन्स ने कहा था कि मैन मशीन इज़ इम्पॉर्टेंट बट मैन बिहाइंड द मशीन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो उसमें यही है कि जो उसको जो करने वाले लोग हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है और उसको जो है उसका एहतसाब की भी ज़रूरत है। सही, आई थिंक बहुत ही की पॉइंट हाईलाइट किया। अच्छा ज़ुबैर साहब, आप चूँकि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन कि इफ़ देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ जाए, सेकेंडरी मार्केट ऑलरेडी इसको इनकॉर्पोरेट कर रही है, what do you think? I have talked to a lot of analysts and industrialists as well. They said कि इंडस्ट्री ने इंटरनली मजीद 25 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी अपनी assumptions में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। इज इट करेक्ट? देखिए, मैं अपनी ज़ाती राय दूंगा। जी ज़ाती राय ये है कि ये 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ सकते हैं। ठीक है, जब भी ये नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आप देखें ना, इकोनॉमी की सर्कमस्टांसेस देखें, एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन रिक्वायर्ड है, देखें, तो ये एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। मैं तो फिर भी कहूँगा कि स्टेट बैंक और गवर्नर स्टेट बैंक उनकी अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से 1 साल तक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, इकोनॉमी को सपोर्ट किया, इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, कोविड में सपोर्ट किया। जब कोविड के अंदर सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, स्टेट बैंक ने उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिए। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो पहली दफ़ा हुआ है, वरना तो स्टेट बैंक तो ऐसा सख्त इदारा रहा है पाकिस्तान में जो कुछ देने के लिए कभी तैयार होता ही नहीं था। तो पहली दफ़ा है कि ये सोच तब्दील हुई। इवन ये गवर्नर साहब जब शुरू में आए थे तो इनके ज़माने में तो जो पॉलिसी रेट था 13.5 या 14% था, और इनको हम मुसलसल कहते थे कम करें, ये मानते नहीं थे, कहते थे नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से वो माने थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते 7.25 तक आए। और अगर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ गए हैं तो कोई बुराई नहीं है। और जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ऐसे लगते हैं कि स्टेट बैंक जो है और 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा सकता है, और बिजनेसमैन भी जो है मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड है। सही है। अच्छा, इस सितंबर के महीने के अंदर जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है या जो ट्रेड डेफिसिट है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? टर्फ बेस्ड जो इंपोर्ट्स थी मशीनरी की, वो मोर और लेस अपने एंड के ऊपर है, इज दैट करेक्ट? मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल एंड के ऊपर है, बट मेजर इंपोर्ट्स हो चुकी हैं। अभी अगले 6-8 महीने भी आती रहेंगी। सही है। अगले साल के वस्त तक जो है ना आती रहेंगी, और फिर उसके बाद उनकी पेमेंट्स जो हैं वो मतलब पे हो चुकी होंगी। सही है। असल मसला जहाँ से आएगा ना वो लगता है पेट्रोलियम का। सही है। कि अगर पेट्रोलियम की प्रोडक्ट फिर से $90 की तरफ, 80 से भी 90 चली जाती है, तो फिर हमने एक क्वार्टर में देखा कि 60 से 70 पे आई, 70 से 80 पे आई, और फिर 80 से अगर $90 चली जाएगी ना तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। आपका इंपोर्ट बिल भी बहुत बढ़ेगा, और उसकी तमाम चीज़ों की इम्पैक्ट जो है आपके ट्रांसपोर्ट पे आएगी, सिस्टम पे आएगी, और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सही है। अच्छा, इसको देखें अगर तो जो सऊदी अरब के साथ जो हमारा मुआहिदा हो रहा है अगेन डेफर्ड पेमेंट्स का, इज इट अ गुड रिलीफ राइट नाउ कि खासतौर पर उस वक्त जब रिकॉर्ड हाई प्राइसेस होने जा रही हैं तो हमें थोड़ा सा करंट अकाउंट की साइड पे डेफर्ड हो जाएंगी पेमेंट्स, आउटफ्लो डेफर्ड हो जाएंगे, इज दैट करेक्ट? देखिए, दो बातें हैं। ये डेफर्ड पेमेंट का अरेंजमेंट हुकूमत ने किया है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आप जब हकीकत में सोचें तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। कि आप ये पेट्रोल खर्च तो कर रहे हैं, इसको अदा नहीं कर रहे हैं। सही है। तो उस दिन कहाँ से अदा करें? पेबल्स में लगा रहे हैं। हाँ, पेबल में लगा दें। तो देखिए, क्योंकि हुकूमत को और बहुत सारी मुश्किलात हैं, इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, सारी चीज़ें हुकूमत यकीनन बहुत कोशिशें कर रही है। तो इस वक्त इस सख्त हालात को उन्होंने ईज़ आउट करने के लिए सऊदी अरब की हुकूमत से बातचीत की, इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि की है, और वक्ती मुश्किलात कम हो जाएंगी। लेकिन आप जब एज अ न्यूट्रल मैन सोचेंगे कि ये हमारी मईशत और मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यही पैसे आपने 3 साल फिर बाद देने होंगे। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं अकील करीम डैडी साहब, जो कि चेयरमैन है AKD ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। अकील भाई, इकोनॉमी की सूरत हाल पे थोड़ा सा तबसरा कीजिएगा। इकोनॉमी में अभी रिसेंट एडजस्टमेट मेजर्स जो लिए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ने, उसके बाद एक सुकून का सांस आया है कि कम से कम जो इंपोर्ट्स हैं माइनस द ऑयल इंपोर्ट्स अब कम होंगी यहाँ से। हाउ बुलिश आर यू ऑन द इकोनॉमी राइट नाउ? मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें बता दूं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कंफर्टेबल सिचुएशन है। दुनिया में कमोडिटीज की प्राइस बढ़ी हुई है, दुनिया में कंटेनर इशू हुआ है,
उसकी वजह से आप ये दिमाग अपना नहीं बना सकते हैं कि $1 बिलियन का डेफिसिट महीने का आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ने बढ़ना ही बढ़ना है, हमारी इंपोर्ट इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी हम बातें कर रहे हैं। हमारा करंट अकाउंट मैं ये समझता हूँ अगर 6 महीने पे देखें तो हो सकता है $1 बिलियन 1.5 बिलियन डेफिसिट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऑन द होल पूरे साल में $2 बिलियन से ज्यादा का डेफिसिट होगा। और गवर्नमेंट को भी किसी सूरत में पैनिक होने को, आज के आपके पास $26 बिलियन के रेमिटेंस खड़े हुए हैं, और जब आप आए थे तो आपके पास सिचुएशन ये नहीं थी। आज भी $8 बिलियन रिजर्व आपका भरा हुआ है। रोशन डिजिटल अकाउंट का पैसा सेपरेट भरा हुआ है, वो डेफिनेटली आपके रिजर्व का पार्ट नहीं होता। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त जो सिचुएशन लोगों ने क्रिएट की हुई है, क्योंकि बल्क का टर्मिनल ना मिलने की वजह से आपकी राइस की एक्सपोर्ट आप कर नहीं पाए हैं, वो भी आपका जो डेफिसिट में एडजस्टमेंट होगी। तो सिचुएशन बहुत अच्छी है, कॉर्पोरेट रिजल्ट आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं। कोई एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो हम ये कह सकेंगे सिचुएशन बुरी है। ठीक है। मीडिया में प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट को उसका शिकार होने की जरूरत नहीं है। स्टेट बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर इकट्ठे बैठे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अगर 2 महीने का डेफिसिट आपका बना है तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन दिनों में आपकी इंपोर्ट बढ़ जाती है फ्यूल वगैरह की, क्योंकि आपकी पानी की बिजली जो 7000 मेगावाट आप प्रोड्यूस करते हैं वो नीचे आ जाती है। अब वो फिर पानी से बिजली बनना शुरू हो गई है। तो ये सारी सिचुएशन कोई ऐसी नहीं है जिससे घबराने की जरूरत है। ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि $26 बिलियन जो पहले हमारे पास तो कभी रिजर्व नहीं होता, अगर उस पर आप पब्लिक का डिपॉजिट निकाल भी दो तब भी आपके पास $20 बिलियन पड़ा हुआ है। ठीक है। और $3 बिलियन आपके पास रोशन डिजिटल के पड़े हुए हैं। तो आप इस वक्त बहुत अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में है, और 4 महीने का आपके एक्सपोर्ट का पैसा पड़ा हुआ है, और कमोडिटी प्राइस बढ़ी हुई है, और ये फॉरएवर नहीं रहेगी। सारी कमोडिटीज हार्ड हो या सॉफ्ट हो, उनकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जैसे $150 हो गया है। तो ये सारी सिचुएशन अच्छी खासी हैंडल हुई है। ठीक है। और अब मुझे लगता है 1 आधा 1.5-2 महीने और हो सकता है टफ निकले, और इसके बाद ये सब ईज ऑन होना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी सिचुएशन ऐसी है नहीं, और कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठे हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट को भी सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल लोगों को आप बिठाएं, वो आपको ये सारी बातें बताएंगे, और हम समझते हैं कि आपकी मशीनरी वगैरह की भी जो एक्सपोर्ट हुई है उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आना सही। चाहिए। अकील भाई जरा ये बताइएगा जाते जाते कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात नेक्स्ट वीक को उसमें आगाज हो रहा है उनका, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आर वी गोइंग टू गेट बैक इनटू द IMF प्रोग्राम? उससे भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी? मैं आपको बताता हूँ, IMF ने देखना है कि आपके नंबर सही हैं। IMF देखेगा आपके रिजर्व अच्छे हैं, IMF देखेगा आपके रेवेन्यू टारगेट एक्सीड कर रहे हैं आप। तो IMF के लिए तो करंट सिचुएशन विन विन है। IMF ये देखेगा कि आपका रुपया अंडर वैल्यू है, रुपये भी आपका अंडर वैल्यू है। तो भाई साहब IMF के लिए तो पाकिस्तान में तो पूरी जिंदगी वो ये देखता है, जो रेवेन्यू टारगेट देते हैं उसको रिवाइज करते हैं, जो नंबर देते हैं उसको रिवाइज करना पड़ते हैं। आज तो आपको खुश होना चाहिए कि आपने 5800 अरब का रेवेन्यू टारगेट रखना है, वो आप एक्सीड कर रहे हैं, और एक्सीड भी अच्छी खासी अमाउंट से कर रहे हैं। पहले क्वार्टर में आपने अच्छा खासा एक्सीड किया, ₹180 बिलियन एक्स्ट्रा आपने जमा किया है। और तो अगर ले लो, इसी को नंबर को ले लो तो 7 बिलियन तकरीबन 7-8 बिलियन रुपए आपका एक्स्ट्रा कलेक्ट करेंगे। ठीक है। आई थिंक बहुत ही की इकोनॉमिक इनसाइट्स दी आपने। अकील करीम डैडी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आमिर साहब, योर लास्ट फाइनल कमेंट सर। मेरा लास्ट कमेंट सिर्फ यही है कि हमें इकॉनमी के साइज़ को बढ़ाने पे सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये चीज़ें जो शॉर्ट टर्म है, आज महंगाई है कल नहीं होगी, तो ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि अगर हमारे इकॉनमी का साइज़ बढ़ेगा, न सिर्फ ये कि डोमेस्टिक इकॉनमी को ये कैटर करेगा, साथ जो है हमारी इंटरनेशनल मार्केट पूरी खुली हुई है, हमारी जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होगी वो वहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। लेकिन उसके लिए है इसी तरह से कि आपको जो है लिबरल इकॉनमी करनी पड़ेगी, और इकॉनमी के साइज़ को बढ़ाने पे सबसे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है ज़ुबैर साहब, योर फाइनल टेक। मैं समझता हूँ कि जो भी मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत अच्छी जा रही है, जिसकी वजह से तमाम बहुत सारी इंडस्ट्री सब सही चल रही हैं। तो आने वाला दिन जो है इंशाल्लाह मुल्क के लिए बेहतर होगा।
अलावा इसके कि जो महंगाई है खाने पीने की अशिया की वो कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है, ऑन दैट नोट जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। आमिर साहब, इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, यू नीड टू लुक एट द सिनेरियो जिस तरह अकील करीम डैडी साहब ने आपको बताया और हमारे गेस्ट ने आपको बताया कि अगले 1 से 2 महीने हो सकता है एडजस्टमेंट पीरियड हो, बिकॉज इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइसेस अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे मौजूद हैं, कोल प्राइसेस रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे मौजूद हैं, ऑयल की प्राइसेस रिकॉर्ड हाई लेवल पे मौजूद हैं, तो उनका इंपोर्ट बिल पे असर आएगा। अब डेफर्ड पेमेंट आपकी सऊदी अरब के साथ हुई है, इससे आपको होगा ये कि टेम्पररी आउटफ्लो आपका डिले हो जाएगा और आपको वो टाइम मिल जाएगा कि जिस तरह से वी गो इनटू द मिड ऑफ द विंटर एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंटर, वहां से आपकी एक्सटर्नल अकाउंट की सूरत हाल फिर बेहतर होना शुरू होगी। डिस्काउंट रेट फ्रंट के ऊपर अगेन 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, बट स्टिल इकोनॉमी कैन बेयर दिस शॉक राइट नाउ। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।